नमस्कार फ्रेंड, मैं गौरी शंकर सिंह और आप देख रहे हैं जीवन ज्ञान भौतिक विज्ञान। संधारित्र क्या होता है और इसके क्या उपयोग होते हैं तथा इसको किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पिछले वीडियो में जानकारियां मिल जाएंगी। आज के इस वीडियो में हम लोग संधारित्र के संयोजन पर चर्चा करेंगे। संयोजन का तात्पर्य है संधारित्रों को जोड़ना, यानी कैसे जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले संधारित्रों को क्यों जोड़ा जाता है, इसको हम लोग जान लेते हैं। वैद्युत परिपथों में संधारित्रों के भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, तो लगाए जाने वाले संधारित्र की कैपेसिटी भी भिन्न भिन्न होती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारे पास जो कैपेसिटर होते हैं, संधारित्र होते हैं, उनकी धारिता कुछ और होती है और परिपथ में जो संधारित्र लगाना है उसकी कैपेसिटी कुछ और चाहिए होती है। तो इस स्थिति में हमको संयोजन करना पड़ता है। उदाहरण के स्वरूप पर अगर किसी परिपथ में आपको 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की आवश्यकता है, लेकिन आपके पास 1-1 माइक्रोफैरड संधारित्र हैं, तो फिर उस समय उनको जोड़ करके 4 माइक्रोफैरड कैसे बनाया जाए। इसके अलावा कभी कभी इस प्रकार की भी समस्या आ जाती है कि आपको 1 माइक्रोफैरड की धारिता वाला कैपेसिटर चाहिए, लेकिन आपके पास 4-4 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर हैं, तो फिर आप उन 4 माइक्रोफैरड वाले को कैसे जोड़ेंगे कि वह 1 माइक्रोफैरड में हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों में आज के वीडियो पे चर्चा किया जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को चलिए प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग जानते हैं संधारित्रों का संयोजन। संयोजन से तात्पर्य आप जान ही चुके हैं, संधारित्रों को जोड़ना। अब बात आती है संधारित्र कितने प्रकार से संयोजन किए जाते हैं। तो संधारित्रों को संयोजन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। अब बात आती है श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में कैपेसिटर को निम्न प्रकार जोड़ा जाता है, जैसा कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर बना के दिखा रहा हूँ। संधारित्र में यह पहला कैपेसिटर यानी संधारित्र है और यह दूसरा कैपेसिटर है। पहले की कैपेसिटी C1 है, दूसरे की कैपेसिटी C2 है। तो अगर कहा जाए कि इसको श्रेणी क्रम में जोड़िए, तो आप क्या करेंगे, पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं। अगर तीसरा भी जोड़ना हो तो तीसरा भी बना लेते हैं और तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट को दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट से जोड़ देते हैं और इसी प्रकार अन्य सभी संधारित्रों को जोड़ दिया जाता है तथा पहले संधारित्र के पहले प्लेट और अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को बाह्य वैद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। यहाँ बाह्य वैद्युत स्रोत आपका बैटरी, सेल, जनरेटर या कुछ और हो सकता है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अब बात आती है कि अगर श्रेणी क्रम में C1, C2 और C3 3 कैपेसिटी जुड़े हों तो इनकी कुल धारिता कितनी हो जाएगी। तो इनकी कुल धारिता हम अभी जानेंगे। उसके पहले जान लें समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन में जितने भी संधारित्र होते हैं उनके एक तरफ के प्लेट को एक बिंदु पर और दूसरे तरफ के प्लेट को दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाता है तथा दोनों बिंदुओं को किसी बाह्य स्रोत से संबद्ध कर दिया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ 3 संधारित्र हैं और पूर्व की तरह से इनकी कैपेसिटी C1, C2 और C3 है। अब बात आती है कि इनका समांतर क्रम संयोजन कैसे होगा। तो इनके समांतर क्रम संयोजन में हम आपको बता ही चुके हैं, इन तीनों के पहले प्लेट को एक बिंदु पर और दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाता है और इन दोनों बिंदुओं को किसी बाह्य स्रोत से संबद्ध कर देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं।
फिर बात आती है जब ये समांतर क्रम संयोजन हो जाता है तो इनकी कुल धारिता कितनी होगी, क्योंकि तीनों की धारिता अलग अलग है, पहले की C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3, तो तीनों मिल जाएंगे तो धारिता कितनी होगी। तो दोनों तरह के संयोजनों में, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में कुल धारिता कितनी होती है, इसी को फिजिक्स की भाषा में तुल्य धारिता भी कहते हैं। तो अब अगला जो चीज है, अगर आप ये समझ चुके हैं कि समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, तो अब हम ये जानेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में कुल धारिता कितनी हो जाती है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता। श्रेणी क्रम संयोजन में जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि इसमें सारे कैपेसिटर के प्लेट एक दूसरे से क्रमबद्ध रूप से जुड़े हुए हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में देख रहे हैं, C1, C2 और C3 कैपेसिटी वाले 3 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तथा इनके बाह्य प्लेट को बाह्य वैद्युत स्रोत से संबद्ध कर दिया गया है। इस बाह्य स्रोत का अपना विभवांतर भी है, यानी इस बैटरी का वोल्टेज जो है भी है, यह सिरा पॉजिटिव और यह सिरा निगेटिव है। जैसे ही हम संयोजन पूरा करते हैं तो क्या होता है पहले उसको जान लेते हैं। जैसे इस प्रकार हम संयोजन करते हैं तो धन आवेश आकर के इस पर एकत्रित होने लगते हैं, जिसके कारण यह वाला प्लेट धनावेशित होता है। ठीक है, इधर वाला प्लेट धनावेशित हो जाता है और इधर का जो प्लेट है प्रेरण के कारण उस पर एक तरफ ऋण आवेश हो जाते हैं, तो इधर का प्लेट ऋणावेशित होता है। अगर पूर्व में वीडियो देखे होंगे तो आप जानते होंगे प्लेट के भीतर की तरफ ऋण आवेश होता है, बाहर की तरफ धन आवेश होता है। लेकिन चूंकि दूसरा प्लेट जुड़ा हुआ है तो इधर से इलेक्ट्रॉन आ करके इस धन आवेश को निरावेशित कर देते हैं, इस वाले प्लेट पे ऋण आवेश बस बचता है। अभी हमने कहा इधर से इलेक्ट्रॉन आ करके, जब इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं तो फिर यह प्लेट धनावेशित हो जाता है और प्रेरण के कारण इस प्लेट पर ऋण आवेश होता है और ठीक इस प्लेट के दूसरी ओर बाहर की ओर धन आवेश हो जाता है, जो इससे निरावेशित हो जाता है। और अंततोगत्वा इस प्रकार से एक समय के बाद तीनों कैपेसिटर जो हैं पूर्ण रूप से आवेशित हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। लास्ट में इलेक्ट्रॉन बैटरी से मिलकर के इसको निरावेशित कर देता है। ठीक है, चलिए इस स्थिति में एक चीज आपको ध्यान देना है कि इन प्लेटों के सिरों का विभवांतर जो होता है वह अलग अलग होता है। ठीक है, इसका V1 होगा, इसके सिरों का विभवांतर V2 होगा, इसके सिरों का बीच पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कहते हैं विभवांतर V3 होगा। ठीक है, लेकिन तीनों का कुल विभवांतर जोड़े जाए तो सेल के या बैटरी के प्लेट के विभवांतर के योग के बराबर होता है। ठीक है, जो सबसे खास बात है कि तीनों में आवेश जो होंगे बराबर आएंगे। जितने भी आवेश हों, अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो तीनों पर जो आवेश संचित होंगे वह एकदम बराबर होंगे, वो कम अधिक नहीं होंगे। अर्थात जितना आवेश इस पर होगा उतना ही इस पर होगा, उतना ही इस पर होगा। ठीक है, फिलहाल यदि मान लें हम कि इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है, इस पर आवेश Q3 है। ठीक है, समझ आ रहा है। 3 कैपेसिटर हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और उन कैपेसिटरों को बैटरी से चार्ज किया जा रहा है। तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटी C1, C2 और C3 है। मान लेते हैं इनके बीच का विभवांतर, प्लेटों का विभवांतर V1, V2 और V3 है और इनमें संचित भरा हुआ जो आवेश है Q1, Q2 और Q3 है। तब आप विभवांतर की परिभाषा से आप जानते हैं कि V1 बराबर कितना होगा। तो एक चीज यहां समीकरण लिख लीजिएगा। पहला आप याद रखेंगे कि V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V होगा। आई बात समझ में। और दूसरा याद रखिएगा
Q1 Q2 Q3 इन तीनों पर आवेश बराबर ही रहेंगे। अर्थात दूसरा यह आपको ध्यान देना है कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q3, ठीक है, तीनों पर आवेश बराबर होंगे। और इसको हम कितना मान लें, मान लेते हैं Q है। ओके, अब चलते हैं डेरिवेशन वाले पार्ट को समझते हैं। कहते हैं कि चूंकि धारिता की परिभाषा से धारिता की परिभाषा, तो धारिता की परिभाषा है क्या, धारिता की परिभाषा है C बराबर Q अपान, ठीक है। तो इसी परिभाषा से V1 बराबर कितना होगा, तो कहेंगे V1 बराबर होगा Q अपान C1, Q अपान C1। अब कहेंगे Q क्या, यानी इसके सिरों का विभवांतर कितना होगा, कहेंगे V1 होगा। अब V1 बराबर कितना, तो कहते हैं परिभाषा से V1 बराबर C1 अपान Q1। तो यहां हमको Q1 अपान C1 ही लिखना चाहिए था, लेकिन Q1 न लिख करके तीनों पर आवेश बराबर हैं तो हम सीधा Q लिख रहे हैं। उसी प्रकार V2 बराबर क्या होगा, Q अपान C2। उसी प्रकार V3 बराबर क्या होगा, तो कहेंगे Q अपान C3, ठीक है। अब तब अगर इस संबंध का हम इस्तेमाल करें तो इस संबंध में यहां पर देखिएगा, लिखते हैं चूंकि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, इसलिए V बराबर Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3 हो जाएगा। Q तीनों में है तो बाहर ले लेंगे, तब हो जाएगा V बराबर Q बाहर ले लिए, कोष्टक में बचेगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। यहाँ तीन ही जोड़े हैं तो 3 तक हो गया। अब Q को पक्षांतर कर लें तो यहाँ पक्षांतर करेंगे, गुणा हो रहा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। V अपान Q बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। अब थोड़ा समझिएगा, यह V क्या है, पूरे परिपथ का विभवांतर है। Q क्या है, पूरा टोटल आवेश है। तो फिर V अपान Q क्या होगा, तो V अपान Q का मतलब होगा 1 अपान C। ध्यान दीजिएगा, Q अपान V का मतलब C हुआ, तो V अपान Q का मतलब 1 अपान C हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, ठीक है। और ये आपका जो समीकरण प्राप्त होता है, ठीक है, इसे कहते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता का सूत्र होता है। यह C है, C1 C2 और C3 के योग को बताता है कि C1 C2 और C3 का योग करेंगे तो कितना होगा। तो कहेंगे मान लेते हैं C होगा, तो फिर सब में संबंध क्या होता है, तो हमने संबंध स्थापित किया कि 1 बट्टे कुल धारिता बराबर 1 बट्टे पहली धारिता प्लस 1 बट्टे दूसरी धारिता प्लस 1 बट्टे तीसरी धारिता। अगर इसको शब्दों में कहें तो कहा जाएगा कि परिपथ में जुड़े संधारित्रों की धारिता का व्युत्क्रम, इसको व्युत्क्रम कहते हैं, 1 अपान लिखे हुए हैं। परिपथ में जुड़े संधारित्रों की धारिता का व्युत्क्रम का योग संधारित्र की तुल्य धारिता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसको ऐसे उल्टा भी पलट के कई लोग कह देते हैं, किसी परिपथ की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम परिपथ में जुड़े संधारित्रों की धारिता के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। आई बात समझ में, काफी आसान है, समझ में भी आ गया होगा। बस 2 पॉइंट यानी 2 मुख्य चीजें आपको याद करना है कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो सबके प्लेटों के विभवांतर अलग अलग होते हैं, लेकिन आवेश सबके बराबर होते हैं।
अभी समांतर क्रम जब बताएंगे तो वहां उल्टा हो जाएगा, वहां विभवांतर सबके बराबर हो जाएंगे, ठीक है, और आवेश क्या हो जाएंगे, वे अलग अलग हो जाएंगे। और दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसके न्यूमेरिकल पार्ट को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। आइए न्यूमेरिकल पार्ट को थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 2 माइक्रोफैरड हो या 3 माइक्रोफैरड हो या 4 माइक्रोफैरड हो, ठीक है, इतने माइक्रोफैरड के हैं अब माइक्रोफैरड, बाकी सब ऐसे ही माइक्रोफैरड, इनकी कैपेसिटी हो गई। अब कह रहा है कि परिपथ की कुल धारिता बताइए कितनी होगा, तो कहेंगे कुल धारिता अगर C हो तो चूंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है इसलिए 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 हो जाएगा। मान रख करके हल कर दीजिए, 1/2 + 1/3 + 1/4 हो जाएगा। हल करेंगे तो हो जाएगा 12, ठीक है, लॉसा लेंगे 12 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 6 + 4 + 3, ठीक है, तो यह हो गया 6 4 10 3 13, तो 12 तो 1/C बराबर 13/12 है। तो C बराबर, ये तो आसान है कि C बराबर 12/13 क्या माइक्रोफैरड, यह हो गया आपका 12/13 माइक्रोफैरड हो गया। तो अब पता करते हैं 12/13 माइक्रोफैरड। एक खास बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था उसको ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में सबसे कम कैपेसिटी किसकी है, C1 की 2 माइक्रोफैरड, और सबसे अधिक कैपेसिटी किसकी है, C3 की 4 माइक्रोफैरड। इनकी तुल्य जो कैपेसिटी आई है, तुल्य धारिता जो आई है वह कितना है, 12/3। 12/3 का मतलब क्या हुआ, थोड़ा दशमलव में यदि बदलें तो 12 में किससे भाग दें, 13 से भाग दें, ठीक है, 12 में 13 से भागना तो कितनी बार जाएगा, भाग नहीं जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, और दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब 13 का 120 में भाग देंगे तो 13 9 117 हो जाएगा, 13 9 117, ठीक है। बाकी की कहानी छोड़ देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि यह कितना आया, इसका मान, ये जो C आया है तुल्य धारिता, यह आया है 0.9, ठीक है। इसमें से किसका है, किसी का नहीं है। जो सबसे कम है उससे भी यह कम है, जो सबसे कम कैपेसिटी है उससे भी यह कम है, बड़े वाले की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो यह मस्ट पॉइंट है, याद रखिएगा। श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की कुल धारिता सबसे छोटे संधारित्र की धारिता से सदैव कम रहती है। बात समझ में आ रहा है, फिर से सुनिए। किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता सबसे छोटे संधारित्र की धारिता से भी कम होता है, चाहे आप कोई भी जोड़ लीजिए। जैसे कि हम यहां 1 माइक्रोफैरड कर दें, ठीक है, इसको 200 माइक्रोफैरड कर दें, और इसको जो है 2000 माइक्रोफैरड कर दें, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि बताइए इनकी तुल्य धारिता कितना है, मत बताइए, ये बताइए कितना आएगा। तो राउंड फिगर तो नहीं बता सकते, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना कह देंगे कि अगर 200 माइक्रो और 2000 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनकी तुल्य धारिता चाहे जितनी आए वो तो हम लगाएंगे तब बताएंगे, लेकिन 1 से कम ही होगा। यानी सबसे कम 1 है तो तुल्य धारिता उससे भी कम आएगी, चाहे जितना है, ठीक है। ये तो था श्रेणी क्रम संयोजन। आइए अब चर्चा करते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो जैसा कि समांतर क्रम संयोजन आपको बता ही दिए हैं कि सभी संधारित्रों के प्रथम प्लेट को एक बिंदु पर और दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। जैसा कि यहां पर आप चित्र में देखेंगे
एक संधारित्र हो गया, इसका नाम दे दें C1। या दूसरा संधारित्र हो गया, इसका नाम दे देते हैं C2। और यह संधारित्र हो गया तीसरा, इसका नाम दे देते हैं C3। नाम के साथ साथ यह कैपेसिटी भी बता रहे हैं। इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 है और इसकी C3 है। और इनको हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो समांतर क्रम क्या होता है पहले बता ही चुके हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में सभी प्लेटों को जितने भी होते हैं, यहां तो 3 ही हैं, 4 होते तब भी सही है। समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र के पहले प्लेटों को एक बिंदु पर और दूसरे प्लेटों को दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं और इन दोनों बिंदुओं को किसी बाह्य वैद्युत स्रोत से संबद्ध कर देते हैं, जो कि संधारित्र को आवेशित करता है। इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन करते हैं। तो मान लीजिए 3 कैपेसिटर है, जिनकी कैपेसिटी C1, C2 और C3 है। इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, ठीक है। और बैटरी V वोल्ट की बैटरी से क्या किया गया, संबंध किया गया। तो अभी हम आपको बताए थे कि इनके तीनों के सिरों का विभवांतर भी ही होगा, ठीक है। तीनों के सिरों का विभवांतर भी होगा, क्योंकि तीनों एक ही बिंदु प्लेट की बैटरी की प्लेट से जुड़े हुए हैं। हाँ, कैपेसिटी अलग अलग है तो आवेश अलग अलग होंगे। मान लीजिए इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश Q2 है और इसका आवेश Q3 है। अब विभवांतर तो है ही है, इसका V1, इसका V2 और इसका V3, लेकिन तीनों का क्या होगा, बराबर होगा। आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या निकालना है, सॉल्यूशन ये निकालना है कि समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए सूत्र बताइए, बनाइए, समीकरण बताइए, बनाइए, व्यंजक स्थापित कीजिए, वगैरह वगैरह। यानी कुल मिलाकर के इनकी तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। तो जो जो पॉइंट हमने किया था उसको याद रखिए और लिखिए। यहां लिखेंगे संधारित्रों की धारिता कितनी है, पहले की C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है। मान लिया इसको आवेशित किया जाएगा। आवेशित करने के बाद इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश Q2 है और इसका आवेश Q3 है। यानी तीसरे वाले पर आवेश कितना है, Q3 है, ठीक है। और सभी के सिरों का विभवांतर एक ही होगा, V, ठीक है। जैसे श्रेणी क्रम में बताए थे तो श्रेणी क्रम में उल्टा था, सभी के आवेश बराबर थे, विभवांतर अलग अलग था। इसमें सभी के आवेश अलग अलग हैं, विभवांतर एक समान है। तो क्या करेंगे, अब इनमें संबंध प्राप्त करेंगे। तीनों में संबंध क्या होता है, तो संबंध कहां से आएगा, धारिता की परिभाषा से। तो धारिता की परिभाषा क्या है, अभी लिखे थे। धारिता की परिभाषा है कि C बराबर Q/V, ठीक है। तो इन तीनों में संबंध निकालेंगे, पूछेंगे Q1 बराबर कितना होगा, Q2 बराबर कितना होगा, Q3 बराबर कितना होगा, वगैरह वगैरह। और सबको फिर क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। आइए समझ में। उस वाले में और इस वाले में अंतर समझिए थोड़ा सा। उसमें विभवांतर अलग अलग था, ठीक है। तो विभवांतर ज्ञात किया गया। इसमें आवेश अलग अलग है तो आवेश ज्ञात किया जाएगा, ठीक है ना। तो कहेंगे कि पहले कैपेसिटर पर आवेश Q3 की, सॉरी यहां देखिएगा मैं गलती लिख दिया हूं, ध्यान नहीं दिया हूं, उल्टा लिख दिया हूं। इसको Q1 होना चाहिए, इसको Q2 और इसको Q3। दरअसल में मैं नीचे से घुसा दिया हूं, तो नीचे से लिखना शुरू किया हूं तो उल्टा लिख ही देंगे ना। आप भी इसी तरह गड़बड़ कर देंगे परीक्षा में, तो ध्यान रखिएगा। समांतर क्रम में आवेश अलग अलग होते हैं तो आवेश ज्ञात करिएगा। श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होते थे तो हमने विभवांतर ज्ञात किया था, ठीक है। तो पहले हम ज्ञात करेंगे Q1। तो Q1 के लिए Q1 बराबर क्या होगा, यहां देखिए, इसको पक्षांतर करेंगे ना तो Q1 बराबर होगा C1
और इंटू V1, लेकिन V1 क्यों, इस V1 V2 और V3 तीनों बराबर है तो V ही लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे Q2 बराबर C2V, और उसके बाद लिखेंगे Q3, तो Q3 बराबर लिखेंगे C3V। अब मान लिया जाए कि इन पर कुल आवेश Q हो, मान लें कुल आवेश कितना हो, तीनों का कुल आवेश Q हो, तो कुल आवेश कैसे निकलेगा, तीनों को जोड़ेंगे तभी ना। तो कहेंगे माना कुल आवेश Q है तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसे हो जाएगा। Q1 Q2 और Q3 का यहां से मान उठा करके रख दें तो सवाल अब आपका ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। Q बराबर Q1, और Q1 का मान कितना है C1V, ठीक है, अब प्लस Q2 का मान कितना है C2V, अब प्लस Q3 का मान कितना है C3V। V तो सब में कॉमन है तो V को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो यह हो जाएगा V, कोष्टक में हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अब V को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, V को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा Q अपान V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब बात आती है Q अपान V क्या है, तो परिभाषा में बताए थे Q अपान V का मतलब होता है C, तो बराबर हो जाएगा C और C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यह C क्या हुआ, इसी को कहते हैं परिपथ की कुल धारिता या तुल्य धारिता, क्योंकि यह परिपथ का कुल विभवांतर है और यह परिपथ का कुल आवेश है, तो कुल आवेश में कुल विभवांतर से भाग देंगे तो कुल धारिता मिलेगी। ठीक वैसे ही जैसे कि यहाँ पर परिभाषा दिया हुआ है। अब आइए इसका विश्लेषण करते हैं, जैसे कि थोड़े देर पहले किए थे। तो अगर इसका मान लें 2 माइक्रोकुलाम है, ठीक है, सॉरी माइक्रोफैरड है, यह जो है 3 माइक्रोफैरड है, यह 4 माइक्रोफैरड है, तो धारिता कितनी होगी, तो कहेंगे धारिता जो होगी 2 प्लस 3 प्लस 4 होगी। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 4 3 7 2 9 हो जाएगा। और श्रेणी क्रम में क्या हुआ था, श्रेणी क्रम में तो 0.9 आ गया था। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ समझिए और याद रखने की कोशिश करिए। यह 9 धारिता जो आई है 9 माइक्रोफैरड, इन तीनों में किसी के बराबर है कि अधिक है, तो आप कहेंगे इन तीनों में सबसे अधिक 4 माइक्रोफैरड है और कुल धारिता जो है इस बड़े से भी बड़ा आ रही है। और श्रेणी क्रम में उल्टा हुआ था, श्रेणी क्रम में कुल धारिता सबसे कम सबसे छोटे धारिता से भी छोटी आई थी। तो समांतर क्रम के बारे में कहा जाता है, तो पहले तो ये कह लीजिए तुल्य धारिता किसे कहते हैं या कितनी होगी, तो कहेंगे समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की कुल धारिता संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होता है, जबकि उसमें व्युत्क्रम का योग होता था। दूसरी चीज, समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्र की कुल धारिता परिपथ में जुड़े सबसे बड़े संधारित्र की धारिता से भी बड़ी होती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और यह एक्सरसाइज जल्द से जल्द तैयार कर दीजिए। मैं यह रिक्वेस्ट उन स्टूडेंटों के लिए कर रहा हूं जिन्हों के लिए इस लॉकडाउन में मैं यह वीडियो बना रहा हूं। वीडियो बनाना न तो मैं यूट्यूबर हूं और न ही पेशेवर ऑटो फोटोग्राफर हूं। मैं एक सिंपल टीचर हूं जो क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाता है। वीडियो के द्वारा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आप चीज़ों को समझें। न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट भेज करके उसे क्लियर करा सकते हैं। तो विशेष रूप से हमारे अपने बच्चे से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि वे इस एक्सरसाइज को घर पर पूरा करें। न समझ में आए तो फोन के माध्यम से हमसे संपर्क